हाँ भाई जहरीलो, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। आज नेक्स्ट अपन टॉपिक बायोटेक के अंदर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कल हमने बातें करी थी कि किस तरीके से हम बायोटेक में क्या करने वाले हैं, और आज हम बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टूल्स है जो हमारे काम में आने वाले हैं। टूल समझ गए होंगे, जिस तरीके से एक इंजीनियर या एक सिंपल कोई मिस्त्री जो टूल्स काम में लेता है, वैसे ही यहाँ पे हमारे भी कुछ टूल्स काम में आने वाले हैं। अगर हम बात करें जैसे टूल्स के अंदर, यहाँ पे टूल के अंदर हमें चाहिए सबसे पहले कुछ एंजाइम्स। यहाँ जो एंजाइम चाहिए ताकि हम सेल को तोड़ सकें, उस डीएनए से डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर सके, आरी से कट करके बात करेंगे। दूसरे डीएनए के साथ इसको लाइगेज की वजह से जोड़ सके, और कुछ नई चीज अगर हमें बनानी है तो उसको हम सिंथेसाइज कर सके। अब सेल को तोड़ने के लिए लाइटिक एंजाइम, डीएनए को करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरे डीएनए से जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम, और कुछ डीएनए आरएनए बनाने के लिए हम बने सिंथेसाइजिंग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, फिर डिजायर्ड जीन जो ऑब्टेन करेंगे उसको वेक्टर या व्हीकल डीएनए के साथ जोड़ेंगे, होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। और डिजायर्ड जीन तो हम पढ़ ही रहे हैं कि डिजायर्ड जीन को यहाँ से ऑब्टेन करेंगे और फिर उसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे जो टूल्स है वो है एंजाइम, एक वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए, जिससे हम ऑब्टेन करें एक हमारा डिजायर्ड जीन, और बन जो जिस सेल के अंदर हमें इसको ट्रांसफर करना है बोले तो होस्ट सेल। ये हमारे टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटिक एंजाइम्स की। इजी है तो फटाफट मैं बोल देता हूँ। लाइटिक का मतलब जो सेल का लाइसिस करवाएंगे, लाइटिक जो सेल का लाइसिस करवाएंगे, सेल को तोड़ने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइटिक एंजाइम्स। जैसे दे आर सेल डिग्रेडिंग एंजाइम, कि मतलब सेल को जो डिग्रेड करने में काम में आते हैं, और डीएनए को हमें सेपरेट करना होता है। मतलब सेल को तोड़ेंगे तभी तो डीएनए सेपरेट करेगा, तो पहले सेल को तोड़नी पड़ेगी। तोड़ने के लिए अगर मान लो अगर वो बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल हमें पता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम यूज करता है लाइसोजाइम। प्लांट की सेल वॉल को तोड़ना है तो हम यूज करते हैं सेलुलेज और पैक्टिनेज, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज और पैक्टिनेज होता है। फंगल सेल वॉल को तोड़ना है तो काइटिनेज यूज करेंगे काइटिन को तोड़ने के लिए। अगर सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना चाहे वो किसी की हो तो हम लाइपेज यूज करेंगे। अदर एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये है कि सेल का डिग्रेडेशन करना है ताकि उससे उससे हम डीएनए सेपरेट कर पाए। हम सारे एंजाइम यूज कर लेंगे एक्सेप्ट डीएनएज। ऑल एंजाइम, सारे एंजाइम यूज कर लेंगे अगर हमें डीएनए सेपरेट करना है। ऑल एंजाइम एक्सेप्ट डीएनएज। समझ गए होंगे क्यों डीएनएज क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए यूज करेंगे, डीएनएज यूज करेंगे तो वो डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देगा, हमें डीएनए वैसा का वैसा चाहिए। तो सिंपल, आप जितना है उतना जरूर याद रखेंगे। जो कि डायरेक्ट पूछ सकता है, लाइसोजाइम सेल वॉल ब्रेक करने में आएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेलुलोज पैक्टिनेज प्लांट की सेल वॉल, काइटिनेज से फंगल सेल वॉल, और लाइपेज से मेम्ब्रेन तोड़ने में काम में लेते हैं। ये है लाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट है क्लीविंग एंजाइम। ये बोले तो जो डीएनए को काम, डीएनए को कट करने के काम आएंगे। दीज एंजाइम आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए, और यहाँ पे हम जो न्यूक्लिक एसिड तोड़ने वाले हैं वो है डीएनए। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस नाम में लिखा है, जो न्यूक्लिक एसिड को किनारों से कट करता है। मान लो डीएनए का एक सीक्वेंस है GACG, एक अगर डीएनए का कोई सीक्वेंस हो, उसमें से न्यूक्लियोटाइड अगर ये किनारों से अगर सेपरेट कर रहा हो तो उसे कहते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस। जैसे कोई भी सीक्वेंस हो GACTAG, अगर ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बना दे CTGATC, अगर ये डीएनए 5' है, ये 3' है, ये 3' है, और ये 5' है। अगर इसको हम कट करें अगर डीएनए को, तो डीएनए को कट करेंगे तो अगर एक्सोन्यूक्लियस अलग अलग एक्टिविटी के होते हैं, 5' to 3', 3 to 5', ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ से हम न्यूक्लियोटाइड ये हटाना स्टार्ट करें 5' वाला, पहला न्यूक्लियोटाइड ये हटाया, फिर ये न्यूक्लियोटाइड कट किया, फिर ये कट किया, बताओ किधर से किधर जा रहे हैं,
हम 5 डैश से 3 डैश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये गलत है। 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस। अगर हम इसको 3 डैश वाले न्यूक्लियोटाइड हटाते जाएं, 3 डैश पे इसको कट करके सेपरेट करें, फिर इसको करें, फिर इसको करें, तो ये होगा 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। कहने का मतलब है, नाम में लिखा है एक्सोन्यूक्लियस, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारों से कट करता है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाता है एक एक करके, तो उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। यहाँ बायोटेक में अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को जो स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है विद इन द डीएनए, मतलब डीएनए को जो बीच में से कट करता है, जैसे ये डीएनए अगर है, डीएनए को जो बीच में से कट करता है उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब बीच में से। एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप हमें पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन अपने टॉपिक है आज हमारा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या आरई। इसे कहते हैं मोलिकुलर सीजर, क्योंकि मोलिकुलर बोले तो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर बोले तो मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे अगर हम बात करें डीएनए है, उसको कट करने में हम काम में लेते हैं, इसलिए इसको सीजर कहते हैं, कैंची कहते हैं, मोलिकुलर सीजर, क्योंकि डीएनए को कट करने में हमारे काम में आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना, जो कि दोनों स्ट्रैंड के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू ट्राइमोनो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ेगा। डीएनए को जो कट करता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू कट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये डीएनए को कट करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कट एट ए स्पेसिफिक साइट विच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन साइट। बिल्कुल ये पर्टिकुलर साइट से डीएनए को कट करता है, उस साइट को अपन रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट नाम देते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो 4, 6 to 8 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि डीएनए कैसे कट करता है। हर बड़े बात करते हैं, ये अगर कोई डीएनए है, डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, जैसे अगर ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ये टॉपिक मोलिकुलर में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा साइड ले लेते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके 3 डैश पे फ्री होता है OH, ये होता है 5 डैश, ये 3 डैश पे OH। आने वाला न्यूक्लियोटाइड पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश OH पे बाइंड करता है, और ये वाला न्यूक्लियोटाइड जब बाइंड होगा, आने वाला न्यूक्लियोटाइड ये शुगर, ये नाइट्रोजन बेस जिसे मान लेते हैं ये थाइमिन है, और इसके 5 डैश पे फॉस्फेट है। तो पहले वाले का 3 डैश का OH और आगने वाले के 5 डैश के फॉस्फेट के OH के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से रिलीज होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये बॉन्ड है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये वाला भी एक एस्टर, तो इस पूरे बॉन्ड का नाम बन गया था फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बात कर चुके हैं हम मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। जब एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश OH पर आने वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा, और जब ये जुड़ता है उस समय वाटर रिलीज होता है, और वाटर रिलीज होने को हम कहते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। पानी का निकलना डिहाइड्रेशन, बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है। उसी तरीके से अगर बेटे हम इसको तोड़ना चाहें, तो जो आरी जो होता है वो इस न्यूक्लियोटाइड के, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में मौजूद इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है तो पहले बनते समय क्या निकला था? पानी, तो उसको बोला था डिहाइड्रेशन। अब अगर तोड़ेंगे तो उस समय ये जो वाटर रिलीज हुआ था, ये वाटर वापस खर्च होता है, और जब वाटर की प्रेजेंस में अगर किसी का ब्रेकडाउन करते हैं, उसे हम जहरीलो कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो आरी कट करता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू? हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। कैसे करता है? अगर ये डीएनए है, अगर बेटा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से ये न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं GAATTC, GAATTC। ये अगर 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, और ये 5 डैश है। अगर हम बात करें आरी कट करता है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, आरी जब भी कट करेगा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, इस स्ट्रैंड के G और A के बीच में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इस प्रोसेस में लगेगा वाटर का मॉलिक्यूल, और
दूसरे स्ट्रैंड को भी सेम साइड से कट करेगा, जी और ए के बीच में से, वहां पे भी एक वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा। कहने का मतलब है आर ई डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और क्या तोड़ता है वो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट क्या बोलते हैं हम, बैकबोन। तो शुगर फॉस्फेट के बैकबोन को तोड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के बीच में तो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक बॉन्ड है। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको तोड़ने का काम करेगा, और ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर। तो आरईडीएनए के दोनों स्ट्रैंड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जिस प्रोसेस के बनते समय पानी रिलीज होता है, वापस अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वापस वाटर का मॉलिक्यूल खर्च होता है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये लिखा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, और किसको, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। यह आरी जो है वो डीएनए को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू कट करता है, पर्टिकुलर साइट से कट करता है। उस साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट या हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो रिकॉग्निशन साइट का मतलब जिस साइट को आइडेंटिफाई करता है वहां पे 4, 6 और 8 बेस पेयर का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये बड़ा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम टर्म एक इंग्लिश का टर्म है। उसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को दोनों डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम आता हो। जैसे अगर किसी नाम को हम पढ़े मैडम, अगर मैडम को इधर से पढ़ेंगे तो भी नेम सेम आएगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी मैडम कहलाएगा। मतलब पैलिंड्रोम एक इंग्लिश का टर्म है जिसको दोनों डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम आता। जैसे नितिन, नितिन को दोनों डायरेक्शन से पढ़ते हैं तो सेम आता है। जैसे एक हिंदी के अंदर एक वर्ड लिख सकते हैं अपन, मलयालम, मलयालम, इधर से पढ़े या इधर से पढ़े सेम ही नाम प्रोनाउंस होता है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसी तरीके से डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिंग क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो दोनों एंड से पढ़ने पर हमें सेम मिलता हो उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। कंडीशन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड की रीडिंग जो रखनी है, वो रीडिंग की जो डायरेक्शन रखनी है, रीडिंग डायरेक्शन शुड बी सेम, रीडिंग डायरेक्शन शुड बी सेम। उसकी पढ़ने की डायरेक्शन सेम रखनी है। पढ़ने की डायरेक्शन सेम का मतलब है या तो रीड करेंगे 5 टू 3 पहले स्टैंड को, दूसरे स्टैंड को भी हमें 5 टू 3 ही रीड करना है। तो सीक्वेंस क्या आएगा, सेम, तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। जैसे देखो GAATTC ये सीक्वेंस है, 5 टू 3 इसको हम पढ़ रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी के सामने GAAA ये होगा, तो इसको स्टैंड को भी हमें 5 टू 3 ही रीड करना है। तो अगर डीएनए के दोनों स्टैंड को सेम डायरेक्शन में रीड करने पर अगर सीक्वेंस सेम आता है तो उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक इंग्लिश का टर्म है जिसको दोनों साइड से पढ़ने पर सीक्वेंस सेम आता है। ये हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपना। उसके बाद कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो इन जनरल यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं वो या तो 4 होते हैं या 6 होते हैं या 8 बेस पेयर यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर देखने को मिलते हैं। अब आरी कट कैसे करता है डीएनए को, आरी जो है जब भी हम किसी डीएनए के अंदर आरी डालेंगे, डीएनए ऊपर आरी लगाएंगे, आरी अप्लाई करेंगे, तो पहले ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, उस पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, पूरे सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। अगर उसके अंदर उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा तो डीएनए से बाइंड हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड को सेम जगह से कट करेगा। मतलब आरई दोनों स्ट्रैंड को दो सेम बेसिस के बीच में से कट लगाएगा, बोले तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा। अगर हम बात करें, अगर जैसे ये अगर हमारा डीएनए है तो जब भी कोई भी आरी होगा तो वो पूरे के पूरे डीएनए को पैसे अच्छे से इंस्पेक्ट करेगा। तो जैसे ही आरी, जैसे इको आर फर्स्ट है, अगर इको आर फर्स्ट पहले पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा और पहचानेगा उसकी साइट कहाँ है। जैसे ही उसको पर्टिकुलर साइट मिलेगी तो इस स्टैंड को ये जी और ए के बीच में से कट कर रहा है तो दूसरे स्टैंड को भी जी और ए के बीच में से ही कट करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। तो दोनों स्टैंड को सेम बेस के बीच में से कट करता है और बॉन्ड तोड़ता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड तोड़ता है।
कैसे कट करेगा समझ गए होंगे। पहले पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट किया, उसको अगर अपनी साइट मिली तो उसे आइडेंटिफाई किया, उसके साथ बाइंड हुआ, फिर दोनों स्ट्रैंड को सेम साइड से कट कर देगा। ये आरई डीएनए को कट लगाता है। चलेगा। अगर हम एक चीज और, एक जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि ये जो आरई है अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, अलग अलग टाइप के आरई होते हैं। बायोटेक के अंदर जो आरई हम यूज करते हैं बेटे, वो है टाइप 2 टाइप का आरई। टाइप 2 आरई की खास बात होती है कि इसकी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट है, और उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पर क्या मिलेगा आपको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से उसको कट करेगा, और इसको यूज करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बोले तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। टाइप फर्स्ट और टाइप 3 को हम यूज नहीं करते। टाइप 2 टाइप के आरई है वो हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारी एनसीईआरटी में हमें मेंशन होंगे वो टाइप 2 ही मान के चलना है, पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक साइट से उसको कट करेगा। अगर हम बात करें, आरई जो है वो केवल और केवल बैक्टीरिया के पास ही होता है, इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, केवल और केवल कहाँ से मिलता है हमें, बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। बैक्टीरिया को वायरस के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवाता है, चलो उसकी भी चर्चाएं हम कर लेते हैं बेटा, कि कैसे ये डिफेंस सिस्टम हमको, वायरस को ये प्रोवाइड करवाएगा, सॉरी बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवाता है। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई, ध्यान से। अगर हम देखें कि आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कैसे काम करता है। पहला पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन ओनली इन प्रोकैरियोट, ओनली इन प्रोकैरियोट, केवल और केवल प्रोकैरियोट का, इसके अलावा वो कहीं पर नहीं है। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर कैसा है, ये डिफेंस सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, डिफेंस सिस्टम का काम करेगा, डिफेंस सिस्टम का काम करेगा। चलेगा। ये आरई में नाम लिखा है रेस्ट्रिक्शन। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेस्ट्रिक्शन। जैसे आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आप सोचते हो कि घर वालों ने बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है हमारे ऊपर, तो वही है रेस्ट्रिक्शन। बट आप सोचते हो, बट घर वालों ने लगाया वो नहीं, घर वालों ने आपको आज़ाद कर रखा है बेटा, बस आप पढ़ाई करिए अच्छे से, अच्छे नंबर लाइए, आप आज़ाद ही हैं। चलेगा। अगर बात करें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया के अंदर, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरियल सेल। कि बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, बोले तो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होता है, उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना ही रेस्ट्रिक्शन है। मतलब बैक्टीरिया के पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे वो बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। कैसे करता है, चलिएगा बात करते हैं। अगर बेटे ये है कोई ई कोलाई या कोई भी बैक्टीरिया, मान लेते हैं हम हमारा सबसे प्यारा बेस्ट फ्रेंड है ई कोलाई। ये बेटा ई कोलाई का ये खुद का डीएनए है, और खुद का डीएनए आपको पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अब कई बार क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज का नाम ही मतलब क्या है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मान लो इसको इन्फेक्ट किया किसी बैक्टीरिया ने, सॉरी बैक्टीरियोफेज वायरस ने, और ये वायरस ने लो भाई अपना ट्रांसफर कर दिया डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉरी अपने आप को बचाने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर मान लेते हैं ये एक जीन था, इसने एक
आरएनए प्रोटीन और एंजाइम बनाया, और उस एंजाइम का नाम है इको आर फर्स्ट। नाम कैसे देते हैं आगे हम बात करेंगे। ये आरी इन्होंने बनाया, और ये आरी क्या करता है, डीएनए को पर्टिकुलर साइट से कट करता है। और ये जो आरी है, ये बेटा ढूंढेगा इस बैक्टीरिया के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट, पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सॉरी इस वायरस के डीएनए के अंदर। ये अगर इस वायरस के डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस हुआ GAATTC, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट GAATTC, ये था वायरल डीएनए। अगर वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर भेज दिया, ये वायरल डीएनए है। जैसे इन्फेक्शन किया बैक्टीरियोफेज ने, अब बैक्टीरिया चाहेगा क्या, मरना चाहेगा नहीं, बचना चाहेगा। उसने अपने अंदर क्या बनाया, एक एंजाइम इको आर फर्स्ट। ये एंजाइम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और ये वायरल डीएनए के अंदर ढूंढेगा सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर वायरस के डीएनए में सीक्वेंस हुआ, उसने डीएनए आइडेंटिफाई किया, ये सीक्वेंस उसको मिल गया, तो ये डीएनए को यहाँ से कट कर देगा जी और ए के बीच में से, और इस वायरल डीएनए के टोटे टोटे कर देगा, और वायरल डीएनए को तोड़ देगा। मतलब वायरल डीएनए के टूट गया तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन से बच जाएगा। मतलब इसे आपने आरी ने क्या किया, नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरिया में, उसी का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कैसे करता है, डीएनए को कट करके करता है, इसीलिए डीएनए को कहां से कट करता है, बीच में से कट करता है, इसलिए नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब अगर सर कहीं ऐसा हुआ कि अगर इस बैक्टीरिया के पास, खुद के पास अगर ये सीक्वेंस हुआ, तो ये तो खुद सुसाइड कर लेगा, गड़बड़ हो जाएगी। लो भाई, मान लेते हैं डीएनए का, बैक्टीरिया के पास, खुद के डीएनए के पास ये अगर सीक्वेंस हुआ तो क्या होगा, कहीं ये खुद के डीएनए को तो नहीं निपटा देगा बेटा। जब ऐसा होगा तो खुद के डीएनए को नहीं निपटाएगा। बैक्टीरिया के पास एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, RMS। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में बेटा, रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ गए होंगे, ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना बाई आरई, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू ग्रोथ ऑफ वायरस रेस्ट्रिक्टेड। और मॉडिफिकेशन का मतलब है सेल्फ डीएनए मॉडिफाइड बाई मिथाइलेशन, कि खुद के डीएनए को ये मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई कर देगा, और ये काम करेगा एंजाइम मिथाइलेज। मतलब जहां पर अगर इसके पास ये सीक्वेंस हुआ, तो ये यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। बेटा मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा तो आरई उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है या अलग है। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट अब उस आरई के लिए नहीं बचेगी, वो उसे कट नहीं कर पाएगा, और खुद के डीएनए को वो बचा लेगा। तो बताइएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, एग्जाम में पहला ही ऑप्शन होता है यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बेटा अगर करोगे तो गलत होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन है टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, यूज जो हम कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं आज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। शायद आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आरी को हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, बैक्टीरिया को बचाने का काम कर रहा है वायरस के अगेंस्ट। कभी भी खुद के डीएनए को कट नहीं करता, क्योंकि मिथाइलेशन हमने कर दिया है। ये कभी भी यूकैरियोट में नहीं बनता। आज हमारे पास 900 से ज्यादा आरी डिस्कवर्ड है। इसका मतलब है कि हमने 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेपरेट किए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब अलग अलग स्ट्रेन से हमें आरी मिले हैं। लगभग 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से हमें कितने मिलेंगे, 900 से ज्यादा आरी। कहने का मतलब है एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा आरी देखने को मिलेंगे। चलिएगा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, अभी आरी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और भी बातें हमको करनी है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।